नमस्कार। आप देख रहे हैं बजट और बाजार, बिस्तक का खास शो जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट से बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है। बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी श्रेणी में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है मिस्टर देवेंद्र चोकसी जी, एमडी डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के। देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू रजत, थैंक यू सो मच। सर, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है इस शो को बजट से पहले रखने का कि एक तो बजट की एक्सपेक्टेशंस आपसे जानने और दूसरा स्टॉक मार्केट पे इस बजट का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल तो यही होगा सर, रिकॉर्ड्स तो ऊपर है लेकिन यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो रहा है मार्केट एक बड़े इवेंट से पहले जो अक्सर होता है। अभी कैसा लग रहा है आपको बाजार वैल्यूएशंस के हिसाब से? तो गुड मॉर्निंग रजत। Nice. वेल, एक तरफ बजट है और बजट कोई नई इवेंट नहीं है। फरवरी के अंदर इंटरिम बजट जो आया था, वहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंक्लूजन आया था कि इंटरिम बजट इज ऑन द लाइंस ऑफ आई थिंक द मेन फ्रेम बजट। तो शायद आई थिंक बजट के अंदर 6 महीने के बाद कोई ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। मोर और लेस आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव्स बजट के अंदर रखे गए थे, जो इनकम जनरेशन के टारगेट रखे गए थे, जो स्पेंडिंग के टारगेट रखे गए थे, वो मोर और लेस आई थिंक गवर्नमेंट कमिटेड रहेगी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं करेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक उनके अंदर एलोकेशन ऑफ फंड्स विल बी इंक्रीज टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ने जो टैक्स बजटेड टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट रखा था, उससे कुछ ज्यादा ही टैक्स कलेक्ट किया है। जो इनकम का भी टारगेट रखा था, वो भी उन्होंने ज्यादा इनकम कलेक्ट किया फ्रॉम अदर देन दी टैक्स कलेक्शन। पर्टिकुलरली से आरबीआई का डिविडेंड जो है, आई थिंक दैट वाज बजटेड एट 95,000 करोड़। दे एंडेड अप कलेक्टिंग 2,10,000 करोड़। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, जैसे गवर्नमेंट के पास हाथ में एक क्षमता बढ़ती है स्पेंड करने की, तो डेफिनेटली एलोकेशन ऑफ मनी विल इंक्रीज टुवर्ड्स आई थिंक द स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज वन एरिया विच इज लाइक अ फायर्ड बुलेट। उसके ऊपर काम करना जरूरी बनता है। तो ये एक चालू रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरी तरफ, थोड़े जो लैंग्वेज के अंदर बदलाव आ सकते हैं बजट की कम्युनिकेशन के अंदर, उसके अंदर आप सुरक्षित तरीके से एक चीज को ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट ये टाइम जो लैंग्वेज यूज करेगी, वो लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी कि कैसे रूरल मासिस को बेनिफिट किया जा रहा है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर की जा रही है, कैसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग तीनों क्षेत्रों को जोड़ के एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जा रही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या नए इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करती है। ये सब नैरेटिव्स आप बजट की लैंग्वेज में देखना शुरू करेंगे ये समय के अंदर, बिकॉज कंपल्शन है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू लिसन टू दिस लैंग्वेज। बाकी अदरवाइज मेरे ख्याल से बदलाव कुछ नहीं आने वाला है ज्यादा। ना मैं मानता हूँ कि टैक्सेशन के अंदर कोई ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया इज अमंग द वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री एज सच है, इफ यू सी इट। खाली पेपर के ऊपर आप 15% 20% का टैक्स देखते हो, बट इन इफेक्ट आई थिंक दोज कंपनीज विच आर अर्निंग गुड मनी, दे एंड अप पेइंग मोर देन 40% टैक्स. So to a greater extent, I think this particular tax collection etc. is also not going to be changed much. और मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑलरेडी 11-12% का नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर है। तो ऑब्वियस है कि टैक्स कलेक्शन हर साल के अंदर 15% बढ़ के आएगा। दैट इज सेफली अज्यूम्ड। तो 15% टैक्स कलेक्शन बढ़ के आता है, तो ये 36 लाख करोड़ का जो टैक्स का जो कलेक्शन का आपने रखा है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के साथ में, वो करीबन 50 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन 2 साल के अंदर हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक दैट गवर्नमेंट इज इन हरी टू चेंज एनी टैक्स रेट। जो मीडिया ने नैरेटिव्स रखे हैं, वो नैरेटिव्स में नहीं मानता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर पाओगे इकोनॉमी के अंदर, उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। पर सर, बाजार में इस बात की भी तो अटकलें तेज हो गई हैं कि क्योंकि ये गठबंधन की सरकार का बजट होगा, तो इसमें क्या बिहार, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कुछ स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट हो सकती है? सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की जाएगी क्या इस बजट में? मेरे ख्याल से आई थिंक आप पिछले बजटों के अंदर भी देखिए, आई थिंक स्टेट को एलोकेशन किया गया है। ये टाइम हम कुछ ज्यादा ही रीड करना चाहते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि गठबंधन की सरकार पहली बार है। ये सरकार पहले भी गठबंधन की ही सरकार थी। ओनली डिफरेंस ये है कि 240 की जगह पे 272 के ऊपर सीट थी। सो इतना बीजेपी का कंट्रीब्यूशन लास्ट गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा था, बट फिर भी उनके पास अलाइड पार्टनर्स थे। ये टाइम के अंदर अलाइड पार्टनर्स का डोमिनेंस थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ऑफ द रीजंस। मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार और आंध्र प्रदेश को निग्लेक्ट किया जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट डेफिनेटली फुलफिल की जाएगी, एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक गवर्नमेंट के पास आज की तारीख के अंदर रिसोर्सेज सफिशिएंट है, सो दैट दे आर इन अ पोजीशन टू गिव एलोकेशन टू ऑल अदर स्टेट्स एज वेल। So maybe it is Orissa, maybe it is Bengal, maybe it is I think Maharashtra or Gujarat.
अकॉर्डिंग टू मी, जहां जहां पे गवर्नमेंट के पास प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहां पे एलोकेशन ऑफ फंड्स डेफिनेटली आई थिंक लाइंड अप हुआ है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट कैन बी सीन इन आंध्र प्रदेश एंड इन बिहार। हाँ, मैंने जो बताया इस हिसाब से कि ट्रीटमेंट सेम रहेगी, नैरेटिव्स थोड़ा अलग दिखाए जाएंगे, लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके से दिखाई जाएगी, सो दैट आई थिंक पीपल वुड लाइक टू रीड दैट लैंग्वेज। तो रीड करने के लिए आप वो लैंग्वेज दिखा रहे हो। सर बीजेपी को ना बहुत सारी उम्मीदें थी इन इलेक्शंस को लेकर, लेकिन एक सेटबैक तो लगा है। कोर बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या ये एग्रीकल्चर स्पेस पे और मिडिल क्लास के पे, जो आप बोल रहे हो कि टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा टैक्स स्लैब्स में, तो क्या वैसे खुश करने की कोशिश नहीं करेगी इस बार? तो सर स्कोप भी है मिडिल क्लास के लिए, कुछ तो देना चाहिए। और क्या ये एग्री फोकस बजट ज्यादा रह गया तो वो जो कैपेक्स वाली बात हो रही है 11.11 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स का जो टारगेट है, उसको फिर उसमें से कुछ हिस्सा रूरल इकोनॉमी की तरफ तो नहीं डाइवर्ट कर दिया जाएगा? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मिडिल क्लास की डिमांड जस्टिफाइड है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक मोर देन टैक्स रिडक्शन, मिडिल क्लास इज वांटिंग टू सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मिडिल क्लास इज वांटिंग टू सी द ईज ऑफ आई थिंक ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी। आज की तारीख के अंदर अंडर द नेम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई थिंक कोई जगह पे ईज हुआ नहीं है, एंड दैट इज द एंग्यूश अमंग द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास उससे ज्यादा बहुत तकलीफ में है, वो प्रभावित ज्यादा हो रहा है कि गवर्नमेंट बोलती कुछ है, ऑन द ग्राउंड रियलिटी दूसरी कुछ है। एक तरफ आप देखें, हर समय के अंदर अलग अलग डिमांड गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन के हिसाब से रहती है। जैसे आपने जीएसटी लॉन्च किया था, तो जीएसटी लॉन्च किया तभी एक कैसी कैलकुलेशन की जाई थी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी इन कलेक्टिंग द टैक्स विल बिकम मिनिमल एंड दैट विल ब्रिंग डाउन द करप्शंस। आज इसके बावजूद भी, आज जीएसटी होने के बावजूद भी आई थिंक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेजर्स आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड और जीएसटी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बट फिर भी आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज के ऊपर ऑब्जेक्टिवली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी आदमी टैक्स देने के लिए, चोरी करने के लिए कन्विंस है। एवरीबडी वांट्स टू पे टैक्स। ओनली थिंग, आपको टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो सुविधा देनी है टैक्स पेयर को, वो बिल्कुल देनी है। अगर आप वो नहीं दे पाते हो तो आप आई थिंक टैक्स पेयर को इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट टैक्स पेयर इज आई थिंक बेसिकली आई थिंक एनकरेज टू डू द टैक्स का चोरी। तो ये जो ये कारण है, वो कारण बहुत बहुत संभावित है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ख्याल है कि जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर मिडिल क्लास और एंटरप्रेन्योरशिप को हर्डल्स हो रही है, वो हर्डल्स में से उसको निकालना है। ऑन द ग्राउंड जो करप्शन है, वो करप्शन को रिमूव करना है, वो गवर्नमेंट को भी मालूम है। मे बी आई थिंक दिस इज वेयर प्रॉब्ली देयर फोकस शुड बी इन द करंट बजट एंड देयर आफ्टर। पर सर वो जो पीएम किसान निधि में 6,000 रुपीज एलोकेट करती है सरकार, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, वो 5 साल से रकम बदली भी नहीं है। तो उस पे क्या खर्च बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, आई थिंक आप बदलाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट उसके सामने जो दूसरे बदलाव किए गए हैं उसको भी ध्यान दे देना चाहिए रजत। एक्चुअली मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि गवर्नमेंट कितनी चीज फ्री दे रही है। गवर्नमेंट रेशन फ्री दे रही है। कोविड के बाद भी ये रेशन फ्री देने का कार्यक्रम चालू ही है। कोविड के अंदर आपने 220 240 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री दिए। आप कृषि के लिए जो इंश्योरेंस दे रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए जो इंश्योरेंस दे रहे हो, वो फ्री दे रहे हो। आप रूरल हाउसेस फ्री दे रहे हो। घर के अंदर पानी आ रहा है। घर के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। घर के तब भी अंदर वोट नहीं आपको आ रहे सर। तब भी हाँ उतने जी। वोट नहीं आए। तब भी उतने हाँ जी। वोट नहीं आए। हाँ, बट वो वोट नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि क्या है कि ये नैरेटिव को आपको कन्वर्ट करके एक लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी बोलना पड़ेगा उसको। आप जो अमेरिका इतने सालों से सिखा रही है आपको, आप सीख नहीं रहे हो। आपको उसको सोशल सिक्योरिटी का नाम देके बोलना पड़ेगा कि मैं इतनी सोशल सिक्योरिटी दे रहा हूँ देश के 80 करोड़ लोगों को। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो देश के 80 करोड़ लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा। 12-15 स्कीम के अंदर आप सब कुछ फ्री दे रहे हो टू द मासेस, एंड दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। तो ये चीज आपको बोलनी जरूरी बनती है, नैरेटिव बनाना जरूरी है कि भाई वी आर गिविंग अ सोशल सिक्योरिटी टू आवर पीपल। ये देना जरूरी है। वो नहीं बोलोगे तो ये फ्री जो देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। ऐसे भी फ्री की कभी वैल्यू होती नहीं है, उसका नाम देना पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी बताइए, आई थिंक दैट विल बी आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। इंटरनेशनल मीडिया भी समझेगी ये चीज। एक पार्टी बोलती है इतनी राशि दे देंगे, अगली वाली कुछ और दे देती है दूसरी पार्टी, उसके बाद फिर बिजली पानी फ्री, इस तरीके की अनाउंसमेंट ही होती देखी हमने इलेक्शंस में। अच्छा सर अनफॉर्चुनेट है, बाजार। ये डेमोक्रेसी का अनफॉर्चुनेट आउटकम है कि हर पार्टी एक के बाद एक अलग अलग जगह से फ्री देने की दौड़ा दौड़ कर रही है। मैं नहीं मानता हूँ देश के अंदर कोई आदमी सब चीज फ्री मांग रहा है। देश के अंदर सब आदमी सुविधा मांग रहा है। किसी को फ्री कुछ नहीं चाहिए, सुविधा दो, ऑटोमेटिकली सब लोग बाय करेंगे सब चीज।
रोजगार के मौके कैसे बढ़ाएगी सरकार? सर बहुत बड़ा चैलेंज है ये तो बीजेपी सरकार के सामने, एनडीए सरकार के सामने। बिल्कुल चैलेंज है। आई थिंक आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्किल मैन पावर नहीं है। आदमी लोग है बट स्किल मैन पावर नहीं है। स्किल मैन पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद ने काफी स्कीम रजू की है, बट उस स्कीम का कोई असर नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि स्किल मैन पावर डालना है तो आप कॉर्पोरेट को एनकरेज करिए। अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर दे दीजिए कि आई थिंक आपके टैक्स रेट के अंदर 1% 2% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा इफ यू एम्प्लॉय आई थिंक एक्स नंबर ऑफ पीपल एंड इफ यू गिव देम द स्किल्स, हो जाएगा ऑटोमेटिकली काम सॉल्व। और जितना स्किल मैन पावर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में बढ़ेगा उतना आई थिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। तो ये चीज बहुत सिंपल है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। आई टोटली एग्री विथ वन एस्पेक्ट कि गवर्नमेंट की इंटेंशन में या ऑब्जेक्टिव में कोई खामी नहीं है। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन जितना इफेक्टिव होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। क्या इस बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट और घटाएगी सरकार? अच्छा, इस बजट में ऐसा क्या कर दे सरकार जो बाजार उससे खुश हो जाए? कि मेरा एक ऐसा मानना है कि वेरी ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली दो चीज के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा होना चाहिए। एक तो आपने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है एंड ऑलरेडी वो पायलट रन हो चुका है। अगर मैं सही समझता हूँ तो आई थिंक अबाउट 33 कंट्रीज के साथ में आप आज की तारीख में रूपी का ट्रेड भी सेटल कर रहे हो। तो डिजिटल करेंसी शुड बिकम द मीडियम टू डू द रूपी सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। जो ग्लोबल कंट्री के साथ के अंदर आपको जो ट्रेड सेटल करना है वो रूपी के साथ में आज कर रहे हो, वो डिजिटल करेंसी के माध्यम से बनना जरूरी बनता है। तो ये एक पहला चीज है। अब डिजिटल करेंसी लाते हो तो आरबीआई को मॉनिटरिंग ऑफ लिक्विडिटी इजी हो जाएगा। अब डिजिटल करेंसी का प्रोलिफरेशन करते हो तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग बढ़ेगा। कंज्यूम जो डोमेस्टिक इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो ये एक चीज इंप्लीमेंट करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। करप्शन भी घटेगा और एट द सेम टाइम आई थिंक अकाउंटेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज। ऑलरेडी आपके पास डिजिटल वे ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से ही आपको करेंसी बैकएंड के अंदर डिजिटल करेंसी लाना जरूरी बनता है, सो दैट एटलीस्ट आई थिंक द फ्लोटिंग ऑफ दिस करेंसी इज एब्सोल्युटली नोन टू आरबीआई एंड आई थिंक वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर मैकेनिज्म। एंड ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि आई थिंक इंपॉर्टेंट काम करना है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकता है, दैट इज समथिंग विच इज टू डू विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएनडीसी। आपने ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना दिया है यूपीआई के जैसे, अब उसका फ्रेमवर्क भी बन गया है। अगर ये फ्रेमवर्क बन गया है तो हर मर्चेंट को ये फ्रेमवर्क के साथ में जोड़ना जरूरी बनता है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द भीम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड इवन इन दिस ओएनडीसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, सो दैट आई थिंक ऑल मर्चेंट्स सब उसके साथ में जुड़ जाए। अगर सब मर्चेंट जुड़ जाते हैं, आप समझ के चले कि छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री में है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या हाउस होल्ड में है, उसको ओएनडीसी नेटवर्क पे लेके आते हैं आप, तो वो जो माल का सप्लाई चालू करेगा तो ऑटोमेटिकली आई थिंक द प्राइसेस विल कम अंडर चेक एंड एट द सेम टाइम इट विल जनरेट लार्जर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से करना जरूरी है। आप बजट में ला सकते हो उसके लिए कोई भी प्रोविजन, नथिंग लाइक इट। आप बजट में नहीं ला सकते तो आई थिंक उसका इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप स्पेल आउट कर सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ सीबीडीसी एंड ओएनडीसी, ये दो जो रिफॉर्म्स है, ये दो रिफॉर्म्स को आपको बहुत एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज उसके अंदर अगले 3-5 साल के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है ऑन सस्टेनेबल बेसिस। जब बजट आते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा देखा जाता है सर। अभी तक एक्सपेक्टेशंस पे हमने बात कर ली है, लेकिन ये आप क्या अनुमान लगाकर चल रहे हो सर, कितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस बार सरकार देगी? रजत, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा पूछा है। पिछले 10 साल के अंदर हमको हर समय ये फिजिकल डेफिसिट की इश्यू हमको सताती रही है। ये पहला साल शायद ऐसा गवर्नमेंट के लिए होएगा कि जिसके अंदर उसको फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन नहीं सताएगी। उसका कारण ये है कि आपके पास टैक्स कलेक्शन ग्रॉस करीबन 36 लाख करोड़ का हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मिला के। उसके सामने आपके पास जो ट्रेजरी इनकम है, दैट इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स घटते हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक जो डॉलर के अंदर जो सिक्योरिटी पार्क की गई है उसके ऊपर भी आपकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी। तो आरबीआई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। जो 2 लाख 10 करोड़ 4 करोड़ का डिविडेंड फर्स्ट टाइम इतना रिकॉर्ड डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगले सालों के अंदर वो कंटिन्यू रह सकता है, बढ़ सकता है। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो एक तरफ कलेक्शन जो पहले सालों के अंदर, पिछले सालों के अंदर हमेशा एक चैलेंज रही थी, मैं मानता हूं कि ये समय के अंदर कलेक्शन इज नॉट रिमेनिंग अ चैलेंज। ऑन द कॉन्ट्री, इफ सीबीडीसी काइंड ऑफ मेजर इज इम्प्लीमेंटेड,
और ओएनडीसी काइंड ऑफ मेजर इज इम्प्लीमेंटेड, आपका जीएसटी का कलेक्शन शूट अप हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के बीच में पर मंथ जीएसटी का कलेक्शन आ सकता है, अगर इफ यू इम्प्लीमेंटिंग सीबीडीसी एंड ओएनडीसी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट के लिए आपको रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो चैलेंज था, वो चैलेंज आपका काफी हद तक मीट हो चुका है। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट काफी हद तक प्लान वे में एक्सपेंडिचर करती है। वो लोग अनप्लान वे में एक्सपेंडिचर नहीं करते। आप देखिए मनरेगा स्कीम के अंदर भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरी कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम डालते हैं गवर्नमेंट, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फजूल का नहीं करती है, तो उनको शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने के लिए, ऐसा मेरा मानना सर, इस स्टॉक मार्केट में ये बहुत बातें हो रही हैं, डेरिवेटिव, ये जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स हैं डेरिवेटिव में, जिस तरीके का हमने वॉल्यूम्स बढ़ते देखा है, तो इस पे रेगुलेटर ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और मिनिस्ट्री ने भी। कोई किसी भी तरीके का टैक्स लग सकता है क्या? है। देखिए, मैं हमेशा ऐसा समझता हूँ कि आप रास्ता बनाने के बाद उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर डालोगे, तो आप गाड़ी की स्पीड को कम कर पाओगे, गाड़ी कम नहीं कर पाओगे। तो आप एक चीज समझ लो कि आपने डेरिवेटिव मार्केट लॉन्च कर दिया है। अगर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा हर्डल क्रिएट करते जाओगे, तो डेरिवेटिव मार्केट खत्म नहीं होने वाला है। आप शायद थोड़ा बहुत उसका एक कारण सर स्पीड कम कर सकते हो, बट बाद में जो कोई आदमी जैसे स्पीड ब्रेकर को आप अवॉइड करने के लिए जैसे आप मार्क ढूंढ लेते हो, वही हिसाब से आप डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो भी हर्डल आएंगे उसको आप निकालने के लिए मार्क ढूंढ लोगे। मैं नहीं मानता हूँ कि हर्डल क्रिएट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हर्डल क्रिएट करने के साथ में ईज ऑफ बिजनेस का कारोबार है और चला जाता है। आप हर्डल मत क्रिएट करिए, आप सिस्टम इवॉल्व कीजिए। क्या सिस्टम इवॉल्व करना है? अगर डेरिवेटिव मार्केट आपको इतना स्पेक्युलेटिव लग रहा है, आप बहुत सिंपल रूल फ्रेम कर सकते हो। एक रूल फ्रेम कर दीजिए, अंडरलाइन पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर एक परसेंटेज खाली डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। जिसके पास अंडरलाइन पोर्टफोलियो नहीं है, वो आदमी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता है। ये एक रूल बना दीजिए, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखना चाहोगे, तो आपने जो ये मार्केट लॉट की सिस्टम रखी है, वो मार्केट लॉट की सिस्टम 2001 में जब ये डेरिवेटिव मार्केट आया था तभी आपने बनाई थी। आज की तारीख में वो इरिलेवेंट है। आपको मार्केट लॉट रखना ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक एवरी सिंगल शेयर कैन बी ट्रेडेड इन डेरिवेटिव मार्केट, वो रख दीजिए। उससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। उससे बेनिफिट ये आएगा कि आई थिंक पीपल विल नॉट बी स्पेक्युलेटिंग इन टू मच, बिकॉज उसका स्पेक्युलेशन अंडरलाइन पोर्टफोलियो के साथ में जुड़ा हुआ है। और तीसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो जो मार्केट के अंदर इरेशनल वैल्यूएशन होते हैं वो वैल्यूएशन चेक में आ जाएंगे, वो चेक हो जाएंगे। आज की तारीख में आप देखिए, छोटी कंपनी के अंदर ही लिक्विडिटी है तो उसका वैल्यूएशन करीबन चलता है 50, 60, 70, 80, 90, 100 टाइम प्राइस अर्निंग रेशियो का। आपको कोई भी निफ्टी 50 कंपनी के अंदर ये वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज निफ्टी 50 कंपनी के अंदर आपका डेरिवेटिव मार्केट जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपने वैल्यूएशन गलत बनाया है, वहां कोई ना कोई मार्केट में हेज करने के लिए आ जाएगा, और मार्केट में वो हेज करता है और लिक्विडिटी सप्लाई करता है और वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये सीखना जरूरी बनता है मार्केट के अंदर से रेगुलेटर को भी, कि आप ये हर्डल क्रिएट करना छोड़ दीजिए। आप मार्केट इवॉल्व कीजिए, लेट द मार्केट फाइंड इट्स ओन वे। आपको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म जैसे मैंने बताया, इस सबसे अंडरलाइन पोर्टफोलियो के साथ में आपका डेरिवेटिव ट्रेड जोड़ दीजिए। आपका ऑटोमेटिकली मार्केट कंट्रोल हो जाएगा स्पेकुलेशन के अंदर। एंड आई थिंक ऑल पर्पसेस विल गेट सर्व, बट डोंट ट्राई टू कंट्रोल आर्टिफिशियल, बिकॉज आप जितना आर्टिफिशियल कंट्रोल करने को जागे उतना ट्रेडर दूसरा वे फाइंड आउट कर लेगा। कोई डब्बा ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा, कोई आउटसाइड मार्केट दूसरी कोई जगह पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। आप मत करिए ये सब, बिकॉज दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव ऑन द एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर, एक तबके के स्टॉक्स के ऊपर जिस तरीके की चाल बन रही है ना, उसको देख के मजा बहुत आ रहा है, और वो है सरकारी कंपनियों के शेयर, स्पेशली डिफेंस और रेलवेज। अभी आपको ये शेयर्स कैसे लग रहे हैं? और जस्ट बजट से पहले सरकारी खेमे में ही एकदम से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, जहां पर रिटेल क्लाइंट्स ने भर भर के खरीद दिया। भाई, जो एक बात तो पक्का है कि आप जो हिसाब से मार्केट के अंदर प्राइस अर्निंग रेशियो देते हो, वो हिसाब से कंपनी के ग्रोथ नहीं आते। आज एबीबी का रिजल्ट आया है, आप देख लीजिए। आपने एबीबी को प्राइस अर्निंग रेशियो 90, 100 के ऊपर दे दिया है। ग्रोथ आ रहा है 3% क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। अगर आप 10, 12%, 15% का ग्रोथ लाओगे और वैल्यूएशन 100 का दोगे, तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी देखने वाले लोग आ जाएंगे, आपका माल नीचे के अंदर भाव घट जाएगा। यही सेम परिस्थिति होने वाली है पीएसयू कंपनीज के अंदर और रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि रेलवेज और डिफेंस कोई ऑटोमेटिकली 50%, 100% का ग्रोथ सालों साल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि उसका जो बायर है वो भी 10, 20% का ही ग्रोथ लाता है बिजनेस के अंदर। तो बायर जब भी 10, 20% का ज्यादा डिमांड जनरेट करता है, तो आप कहाँ पे 50 या 100 का पी रख रहे हो कंपनी का?
कंपनी का पी रैशनलाइज होना जरूरी बनता है. सो मैं उसको बोलता हूँ एग्जीक्यूशन रिस्क. एग्जीक्यूशन रिस्क इज सिग्निफिकेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने अपने जो प्राइस अर्निंग रेशियो देके रखा है वो एक नैरेटिव के ऊपर देके रखा है कि ये कंपनी को अगले 5 साल तक बिजनेस की कोई कमी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी. और सालाना साल उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. आप आज की तारीख में 50 का पी दोगे और कंपनी खाली 10-15% का ग्रोथ करेगी, तो 50 का पी सस्टेन नहीं होगा. 50 का पी सस्टेन करने के लिए आपको 25% ग्रोथ लाना पड़ेगा. वो नहीं है. So to a greater extent, I believe that I think there is going to be a situation of normalization of valuation, and this is going to happen maybe post budget. Irrational behavior of the stock prices cannot continue always. जो नई पब्लिक इश्यू में कंपनी आती है उसके हिसाब से भी देखें तो शायद आई थिंक एग्जिस्टिंग कंपनी की ज्यादा वैल्यूएशन है उसको थोड़ा ठंडा पड़ना पड़ेगा. ऐसा मेरा मानना है. लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली बजट और उसके बाद में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है. अभी के हिसाब से Q1 अर्निंग्स में सबसे बेहतर अर्निंग्स कहाँ पर रिपोर्ट हो सकती हैं? सी कंज्यूमर इज अ किंग. और कंज्यूमर के माध्यम से देखें तो ऑटो क्षेत्र है जिसके अंदर कपल ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी गिवन देयर नंबर्स. आई थिंक दे आर कन्विंसिंग. मेरा ऐसा मानना है कि एफएमसीजी कंपनीज दे विल बी कन्विंसिंग. ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कन्विंसिंग एज फार एज देयर अर्निंग इज कंसर्न. बट ग्रोथ वाइज देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप जो हिसाब से ग्रोथ पकड़ के चल रहे हो ग्रोथ शायद नहीं मिलेगा. एंड दैट इज द वरी. ये इसको जिसको हम एग्जीक्यूशन रिस्क बोलते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क आपको ये क्वार्टरली अर्निंग के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा. हाँ, एक चीज के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है. वो कौन सी चीज है जिसमें बदलाव नहीं आ रहा है? वो लिक्विडिटी. आई थिंक द लिक्विडिटी इज एवर ग्रोइंग. और आज की तारीख में मार्केट के अंदर जो टेलविंड है वो लिक्विडिटी है. कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है. आई थिंक ज्यादा बदलाव लिक्विडिटी के अंदर आया है. 21,000 करोड़ का सिप मिलता है हर महीने. 15% के आसपास का ग्रोथ है प्रोविडेंट फंड के अंदर. इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 18 से 20% का न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ है. से ये जो नए पैसे मार्केट के अंदर आ रहे हैं दिस मनी इज कमिंग थ्रू दिस चैनल. एट द सेम टाइम बैंक डिपॉजिट जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण बैंक डिपॉजिट में से फंड निकल के इंडेक्स फंड में जा रहे हैं. बैंक डिपॉजिट में से फंड निकल के मार्केट के अंदर आ रहे हैं. So to a greater extent, I think we are seeing the liquidity-driven rally in the market at this point of time. वो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव चालू ही रहेगा. उसमें मैं कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखता हूँ ये समय में. तो कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते फिर तो, जो अगर इतनी लिक्विडिटी आ रही है तो फिर तो फंड मैनेजर्स के पास बहुत बहुत ऑप्शंस हैं, हर महीने पैसा तो आ रहा है उनके पास सर। एग्जैक्टली आई थिंक कोई बड़ा करेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे. और जो करेक्शन आएगा वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएगा. अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा रजत. आपको इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. आप इंडिविजुअल स्टॉक को गलत वैल्यूएशन में रखोगे तो वहां करेक्शन आने की संभावना ज्यादा है. ओवरऑल मार्केट के अंदर डीप करेक्शन आने की संभावना बहुत कम. सर तो फिर बेस्ट पॉकेट्स कहाँ है, थीम्स कौन सी है जहां पर पैसा डाला जा सकता है अभी, अगर मार्केट में हल्का सा कोई करेक्शन भी आ गया बजट के बाद तो कहाँ पर नजर रखें? सी फॉर्चुनेटली ये मार्केट के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो अनडिस्कवर्ड हो. ये मार्केट के अंदर एवरीथिंग इज फुल्ली डिस्कवर्ड विच इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस मार्केट. ऐसा नहीं है कि कोई जगह पे वैल्यूएशन निग्लेक्ट हो रहा है और स्टॉक नीचे के भाव मिल रहे हैं. ऐसा नहीं. इवन द आईटी जिसके अंदर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस था, आईटी इज ऑल्सो कैचिंग अप. क्योंकि एक तरफ एचसीएल टेक, टीसीएस जैसी कंपनी ने अर्निंग आउटलुक का भी एक संकेत दिया है, वो पॉजिटिव दिया है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सम ऑफ द बीटन डाउन सेक्टर्स लाइक अर्लियर इट वाज एफएमसीजी, नाउ इट इज आईटी, बी टू और इट कैन बी केमिकल एंड मेटल कमोडिटी. ये सब जो बीटन डाउन सेक्टर है उसके अंदर डेफिनेटली आई थिंक सम कॉन्ट्रा बाइंग आ सकती है. बट जो इसके अंदर सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ आना जरूरी बनता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है. जहाँ पे आई थिंक ज्यादातर क्रेडिट ऑफटेक के माध्यम से देखा जाए तो ये कंपनियां सुरक्षित लग रही है. उसके अंदर डाउनसाइड कम दिख रही है. प्राइस टू बुक वैल्यू जो दिखती बात करते हैं मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर आई थिंक इट इज एट अ रीजनेबल लेवल. सो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सिलेक्ट बीएफएसआई कंपनीज पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट बैंक्स एंड सम ऑफ द लार्ज एनबीएफसीज जिसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है कमाने की, वो ये समय के अंदर है. तो मे बी आई थिंक मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है स्मॉल करेक्शन या शार्पर करेक्शन उसके अंदर दिस पर्टिकुलर स्पेस विल रिमेन रिलेटिवली मोर स्टेडी कंपेयर्ड टू दिस. सर एक बार बस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना एक बार व्यू दे दीजिए, और वो इस समय ना फोकस में अमेरिका भी है क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं, और हुआ वहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो गोली लग गई, लेकिन जो बाइडेन को कोविड हो गया। अब ऐसे इलेक्शंस चल रहे हैं वहां पर, तो अभी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बीच में यूएस फेड की तरफ से कभी हाँ कभी ना का सिलसिला चला हुआ है कि ब्याज दरें घटेंगी, बस अभी घटा रहे हैं, बस अभी घटा रहे हैं, अभी अभी इन्फ्लेशन 2% का वेट भी नहीं करेंगे। होगा क्या अमेरिका का? I think it is given कि America will have to bring down the rate of interest. It is understood.
कौन से क्वार्टर में कौन से मंथ में लाते हैं वो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक नंबर्स। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मे बी इलेक्शन प्ले आउट होने के बाद में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि 4 साल तक जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है या एलिवेटेड लेवल पर रहता है, उसके बाद में करीबन 2 साल, 8 क्वार्टर्स पर्टिकुलरली, वो 8 क्वार्टर्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना जरूरी बनता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन पिक्ड आउट एंड देयर इज नो सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यूएस फेड रेट हैज बीन पिक्ड आउट। ये पिक आउट हो गया है, तो अभी यहाँ से स्लोपिंग कर्व नीचे की तरफ आना शुरू होता है। अभी वो 8 क्वार्टर का एक माध्यम है, टाइम है, वो 8 क्वार्टर के अंदर ग्रेजुअली दे ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इकोनॉमी कभी शॉक नहीं देते। तो इन दिस नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स यू विल बी सीइंग अ ग्रेजुअल फॉल इन द rate of interest in even in America, and so it would be in India. So I think one should remain very optimistic about the possibility of liquidity into the system, क्योंकि लिक्विडिटी के माध्यम से देखा जाए तो इकोनॉमी के अंदर फंड्स आने के लिए बहुत बड़े मार्ग खुल रहे हैं। सर आप लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी ना जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स या फिर इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो अभी अभी आए हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक फेज देखा है मार्केट का सर, उन्होंने कभी कोई गिरावट देखी नहीं, उनके लिए एक मैसेज क्या होगा? उनके लिए मैसेज एक ही है कि आप इन्वेस्टमेंट आपका हार्ड अर्न मनी से कर रहे हैं, तो आप हार्ड अर्न मनी को संभाल के इन्वेस्ट करिए। आप पुख्ता नैरेटिव बाय करते हो, इन्वेस्टमेंट की सलाह लेके अच्छी कंपनी देख के बाय करिए। शायद शॉर्ट टर्म के अंदर नैरेटिव काम कर जाता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर फंडामेंटल काम करता है। तो फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी बनता है। अगर आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट की समझ कम है तो फाइनेंशियल एडवाइजर को एम्प्लॉय करिए, और उसके पास फंडामेंटल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेके आप इन्वेस्टमेंट करिए। अदरवाइज जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जो सेबी ने बनाया है, पीएमएस का प्रोडक्ट है या म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, या जो दूसरा भी नया प्रोडक्ट बनाने की बात कर रही है सेबी, ये सब प्रोडक्ट के अंदर रेगुलेटेड प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में आप काम करिए। आई थिंक इट विल प्रोबेबली सेफ गार्ड योर कैपिटल कंपेरेटिवली बेटर कंपेयर टू इंडिविजुअल फंडिंग इन द स्टॉक मार्केट। देवेंद्र सर बहुत शुक्रिया अपना समय विस्तृत को देने के लिए और बजट से पहले अपने व्यू शेयर करने के लिए, शुक्रिया सर। थैंक यू रजत। थोड़ा जरा व्यूज आज मैंने फोर्थ राइट रखा है, उसका कारण ये बनता है कि हम मीडिया के माध्यम से एक मैसेज इन्वेस्टर को पहुंचाना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर अंडरलाइंग रिस्क है, और रिस्क को आप अच्छी तरह से समझिए और बाद में मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपकी कैपिटल सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा कम कमाओगे तो चलेगा, बट कैपिटल को डेंट मत आने देना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी सर आप ही के एक्सपीरियंस से सीखते हैं सर, बजट से पहले आपके व्यूज जनता तक पहुंचाने, अपने व्यूज तक पहुंचाने बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसलिए आपसे संपर्क किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। है। थैंक यू रजत, थैंक यू सो थैंक मच। यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।